तुम हमें जानो न हम तुम्हें जान। ये किसने गीत छेड़ा दिल मेरा नाचते रखा। आज बॉलीवुड गोल्डन एरा की एक ऐसी गायिका जिनकी मधुर आवाज सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सब। हिंदी सिनेमा की वो प्रतिभाशाली गायिका जिनकी आवाज हूबहू लता मंगेशकर जैसी थी। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान है तेरी। इनके सुर, लय, ताल इतने बेहतरीन थे कि जादू सा असर होता था और देखते ही देखते इनके चाहने वालों की लंबी फहरिस्त बन गई। ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी इस परफेक्ट सिंगिंग की वजह से ही उस दौर की दिग्गज गायिकाओं का सिंहासन डोलने लगा और फिर जो हुआ वो काफी बुरा था। रहे न रहे महका करेंगे। आपको पता है कि इनकी मीठी सुरीली आवाज ही इनके लिए मुसीबत बन गई। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनको इनकी प्रतिभा और बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही कुछ बड़ी गायिकाओं की साजिशों का शिकार होना पड़ा और थक हार कर इन्हें आखिरकार गाना छोड़ना पड़ा। तो कौन थी ये गायिका जो बेरहम बॉलीवुड की साजिशों का शिकार हुई और जिस फनकार की काबिलियत को मानने के बावजूद हिंदी सिनेमा के संगीतकार और प्रोड्यूसर्स एक डर की वजह से इन्हें काम देने से कतराते थे। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की जानी मानी सिंगर सुमन कल्याणपुर की, जिन्हें कभी तो खूब शोहरत हासिल हुई तो कभी साजिश के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। सुमन कल्याणपुर का जन्म 1937 में एक ऐसे परिवार में हुआ जिसका कला और संगीत की ओर खासा रुझान था। बचपन की परवरिश के दौरान ही सुमन भी संगीत में खासी दिलचस्पी लेने लगी। हालांकि संगीत के सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर परिवार की पाबंदियां भी थीं। इनके पिता सेंट्रल बैंक में बड़े बाबू शंकर राव हेमाडी थे। ये उनकी 6 संतानों में सबसे बड़ी थी। नौकरी के सिलसिले में लंबे समय तक ढाका में रहने के बाद बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए शंकर बाबू ने 1942 में अपना तबादला मुंबई करा लिया। यहाँ सुमन की पढ़ाई सेंट कोलंबिया में हुई। वो पेंटर बनना चाहती थीं, लिहाजा उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में भी दाखिला ले लिया। 15 साल की उम्र तक उन्होंने एक भी हिंदी फिल्म तक नहीं देखी थी। हाँ, ये शौकिया तौर पर गाती जरूर थीं और नूर जहाँ की आवाज़ इन्हें बेहद पसंद थी। सुमन की आवाज बहुत मधुर थी। इनके पड़ोसी और पिता के मित्र केशव राव फूले ने इस हीरे की परख कर ली और उनके कहने पर ही सुमन ने शौकिया तौर पर गाना सीखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रियाज करती गई, इनकी आवाज और निखरती गई। इसके बाद इन्होंने उस्ताद खान अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नवरंग जैसे दिग्गजों से भी संगीत की तालीम ली। गुरु केशव राव भोले ने 1952 में ऑल इंडिया रेडियो में इन्हें गाने का मौका दिया। परिवार की बंदिशों के बावजूद सुमन मना नहीं कर पाईं और पहली बार इनकी आवाज ने दर्शकों के कानों पर दस्तक दी। साल भर बाद इन्हें मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी में गाने का ऑफर मिला। फिल्म रिलीज हुई और डायरेक्टर शेख मुख्तार ने देखी। उनके जहन में सुमन की सुरीली आवाज़ ने जगह बना ली। उन्होंने सुमन को अपनी अगली फिल्म मंगू में गाने का मौका दिया। फिल्म में मोहम्मद शफी संगीत दे रहे थे, लेकिन बाद में उनकी जगह ओपी नैयर को ये जिम्मेदारी दी गई। सुमन ने फिल्म में 3 गीत गाए, लेकिन नैयर साहब ने उनके सिर्फ एक लोरी को ही फिल्म में शामिल किया।
इस तरह सुमन कल्याणपुर का हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगर का सफर शुरू हुआ। यही एकमात्र गीत है जो उन्होंने ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में गाया था। इसके बाद तलत महमूद जैसे फनकार के साथ इन्होंने पहली बार हिंदी सिनेमा में जुगलबंदी की, फिल्म दरवाजा में। दरवाजा फिल्म में तलत महमूद जैसे गायक के साथ इनकी इस जुगलबंदी ने इनकी पहचान मजबूत कर दी और फिल्मों में गाने का सिलसिला शुरू हो गया। सुमन 1958 में जब हिंदी सिनेमा में पांव जमा रही थीं, उसी दौरान मुंबई के एक व्यवसायी रामानंद कल्याणपुर से इनकी शादी हो गई। शादी के बाद ये सुमन हेमाड़ी से सुमन कल्याणपुर हो गई। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार। इनकी आवाज़ लता मंगेशकर से इतनी मिलती थी कि लोग धोखा खा जाते थे और इनके और लता के गाए गीतों में फ़र्क कर पाना मुश्किल होता था। ऐसे में कई फिल्म प्रोड्यूसर्स ने इसका खूब फ़ायदा उठाया, जिन्हें लता मंगेशकर की डेट्स नहीं मिल पाती थी। 1959 में आई फिल्म चांद में हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में सुमन कल्याणपुर और लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ों को एक साथ एक ही गाने में पेश कर दिया गया। शैलेंद्र के लिखे इस गीत में फ़र्क करना मुश्किल है कि कौन सी आवाज़ सुमन की है और कौन सी लता मंगेशकर की। नशे में हूँ, नशे में तू, नशे में हम, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ का यही सुरीलापन ही इनके रास्ते का रोड़ा भी बन गया। एक तरफ सुरीली आवाज़ के लिए लता मंगेशकर को खूब काम मिलता, वहीं सुमन कल्याणपुर को संगीतकार इसलिए कम मौका देते कि उनकी आवाज़ लता मंगेशकर से मिलती थी और वो इनकी नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहते थे। सुमन कल्याणपुर की हिंदी सिनेमा में एंट्री भी ऐसे समय पर हुई जब दुनिया पर लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ की दीवानगी छाई हुई थी। उनके स्टारडम के आगे बेहद टैलेंटेड सुमन कल्याणपुर को हमेशा दूसरी कतार में ही खड़ा होना पड़ा। बेहद सुरीली और ओरिजिनल आवाज़ होने के बावजूद सुमन कल्याणपुर की तुलना हमेशा लता मंगेशकर से ही की जाती थी। दोनों की आवाज़ करीब करीब एक जैसी थी, लेकिन लता जी को जो नाम और शोहरत मिली, सुमन कल्याणपुर को हमेशा उसके पीछे ही चलने को मजबूर होना पड़ा। ये सुमन कल्याणपुर की बदकिस्मती ही थी कि रेडियो और टीवी पर जब ये गीत प्रसारित होते तब भी अक्सर सुमन कल्याणपुर के गाए गानों को गलती से लता मंगेशकर का नाम दे दिया जाता। फिर कोई उन दिनों लता जी एक एक गाने के लिए काफ़ी बड़ी रकम लेती थीं। ऐसे में कई प्रोड्यूसर्स तो सुमन की आवाज़ का इस्तेमाल अपने पैसे बचाने के लिए भी करते थे। कहा जाता है कि लता मंगेशकर ने कई प्रोड्यूसर्स को ये कह दिया था कि अगर वो सुमन कल्याणपुर के साथ काम करेंगे तो वो उनके साथ काम नहीं करेंगी। एक बार मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर के बीच एक विवाद खड़ा हो गया और दोनों के बीच दूरियां कुछ इस कदर बढ़ गईं कि दोनों ने एक साथ गाना बंद कर दिया। ऐसे में फिल्म प्रोड्यूसर्स और म्यूजिक डायरेक्टर ऐसी आवाज़ की तलाश में जुट गए जो रफ़ी साहब के साथ जुगलबंदी करने के काबिल हो। जाहिर है फिर सुमन कल्याणपुर को कुछ साल गाने के मौके मिल गए। फिर उनकी और रफ़ी साहब की जुगलबंदी कुछ ऐसी जमी कि दोनों के साथ गाए लगभग सभी गीत सुपरहिट साबित हुए। तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि रफ़ी साहब के साथ आवाज़ लता मंगेशकर की है या सुमन कल्याणपुर की। किस्मत की मार और वक्त के सितम देखिए कि फिर रफ़ी साहब और लता मंगेशकर का विवाद सुलझ गया और पुरानी स्थिति फिर बहाल हो गई। 1965 में फिल्म आई गजल। फिल्म के सभी गीत लोगों ने बेहद पसंद किए। फिल्म में गाना था उनसे नजरें मिली और हिजाब आ गया। लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया ये गाना रिलीज़ भी हुआ, लेकिन बाद में इसे मीनू पुरुषोत्तम की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया और फिल्म से सुमन कल्याणपुर की आवाज़ हटा दी गई। कहा जाता है कि उस दौर की स्थापित गायिकाएं सुमन कल्याणपुर के टैलेंट को कभी पचा नहीं सकीं और उनके खिलाफ साजिशों के दौर चलते रहे। ये भी माना जाता है कि उस समय म्यूजिक डायरेक्टर्स पर कई तरह से दबाव बनाया जाता था कि वो सुमन कल्याणपुर को मौका ना दें। डायरेक्टर्स भी स्थापित गायिकाओं की नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहते और सुमन कल्याणपुर से किनारा करने लगे थे। हिंदी सिनेमा के पर्दे के पीछे उनके खिलाफ साजिशों के खूब दौर चले। बॉलीवुड में उनके रास्ते मुश्किल होते जा रहे थे। उन्हें गिने चुने मौके ही मिल रहे थे। 1980 आते आते उनका मन हिंदी सिनेमा और प्लेबैक सिंगिंग से ऊबने लगा और धीरे धीरे उन्होंने सिनेमा से किनारा कर लिया। हिंदी सिनेमा में इनकी मुश्किलें इस कदर बढ़ गईं कि इनकी ज़िंदगी इम्तिहान बन गई। अपने खिलाफ रची जा रही साजिशों से वो मुकाबला करती रहीं। वो बिना उफ किए संघर्ष करती रहीं, लेकिन आखिरकार उन्होंने नसीब फिल्म के ज़िंदगी इम्तिहान लेती है गीत के बाद हिंदी सिनेमा की प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कह दिया।
सुमन कल्याणपुर ने हिंदी सिनेमा में 900 से ज्यादा गीत गाए। इसके अलावा उन्होंने मराठी में भी सैकड़ों गाने गाए। इसके अलावा बंगाली, गुजराती, भोजपुरी, राजस्थानी और पंजाबी में भी उनके गीतों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन उन्हें हमेशा ही लता मंगेशकर की डुप्लीकेट आवाज के रूप में इस्तेमाल किया गया। एक बार HMV ने उस दौर के 50 उम्दा गानों के 4 कैसेट रिलीज किए। इनमें सुमन कल्याणपुर के सर्वाधिक 7 गानों को शामिल किया गया था। गायकों के चित्र इन कैसेट्स के कवर पर प्रिंट किए गए, लेकिन सुमन के सबसे ज्यादा गाने कैसेट में होने के बावजूद उनकी तस्वीर नहीं छापी गई। एक बार तो दूरदर्शन के लोकप्रिय छाया गीत कार्यक्रम में नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे का प्रसारण हुआ और शो के होस्ट ने उनकी आवाज को लता मंगेशकर की आवाज बता दी। इसके लिए इनकी बेटी चारुल कल्याणपुर को आपत्ति भी जतानी पड़ी। हिंदी सिनेमा में जहां आवाज को ही पहचान कहा जाता है, वहां लता मंगेशकर की आवाज के पीछे सुमन कल्याणपुर की पहचान तो क्या, पूरी शख्सियत ही छिप गई। यही वजह रही कि तमाम म्यूजिक अवार्ड्स और म्यूजिक शोज की नज़र भी उन पर कभी नहीं पड़ी। महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से 2010 में सम्मानित किया। इससे पहले फिल्म चले जा जहां प्यार मिले के लिए भी उन्हें एक बार फिल्म फेयर में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के तौर पर नॉमिनेट किया गया था। 1970 से आगे गुजरात सरकार ने उन्हें लगातार 4 साल सर्वोत्तम प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी दिया। इसके अलावा सुर सिंगार संसद की ओर से भी इन्हें 3 बार सम्मानित किया गया। 1961 में इन्हें रस रंगफाल के सम्मान से नवाजा गया। इसके बाद 1964, 65 और 66 में भी मराठी गीतों के लिए सर्वोत्तम प्लेबैक सिंगर के लिए सम्मानित किया गया। इसी तरह पंजाबी और भोजपुरी गीतों के लिए भी बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सुमन कल्याणपुर की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास सुमन कल्याणपुर जी से जुड़ी कोई और जानकारी है तो वो भी हमसे साझा जरूर करें। अब दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।